प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर जरूर करना। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपन प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के आज पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पुरातात्विक स्रोत से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्रोत किसको माना जाता है? पुरातात्विक स्रोत को मानते हैं। पुरातात्विक का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना। जो अतीत के अवशेष अपन को प्राप्त होते हैं उनसे, जैसे सिक्के हैं, मृदभांड है, अभिलेख हैं, उनके माध्यम से, भवन है, उनके माध्यम से इतिहास का अध्ययन करना पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक पीछे चला गया था। अपन ने देखा हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता से 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी तक अपन इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी, कलिंग का जो नरेश खारवेल है उसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। कलिंग का नरेश खारवेल था, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा। ऐसा आपको 1 नंबर का सवाल है, वह पूछ सकते हैं। आगे अपन देखते हैं इतिहास के भौतिक साक्ष्य। इन्हीं स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले क्या आएगा? उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। दूसरे क्या आएगा? अभिलेख आएगा। तीसरे क्या आएगा? सिक्के है। उसके बाद में चौथा यहाँ स्मारक व भवन है, सिक्के व मुद्राएं आ गए। पांचवा है मूर्तियाँ, शैल, चित्रकला व अन्य कलाकृति आदि इसके अंतर्गत आती है। तो ये आपको पूछेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से, तो आपका उत्तर होगा उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, शैल, चित्रकला इत्यादि। आगे अपन देखते हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष, मृदभांड, औजार व उपकरण। इनके बारे में अपन देखते हैं। तो इनके बारे में 4 नंबर का आपको प्रश्न पूछेंगे कि मृदभांड संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो वह अच्छा प्रश्न बनता है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि पाषाणकालीन पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष ही मुख्य स्रोत है। प्राप्त औजार व मृदभांड, मृदभांड का तात्पर्य मिट्टी के बर्तन से हम भारत के मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मृदभांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियां प्रचलित थी। सबसे पहले अपन देखते हैं तो इसमें कौन सी आती हैं? यहाँ पर गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, आर्क कलर्ड पोट्री जो है, आर्क कलर्ड पोट्री, OCP जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? OCP। दूसरी है काले व लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW जिसको क्या कहते हैं? BRW कहा जाता है। तीसरी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा, नॉर्थ ब्लैक पेंटेंट वेयर, NBPW। और उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरी क्या है? PGW, पेंटेंट ग्रे वेयर, चित्रित स्लेटी रंग मृदभांड संस्कृति। और चौथी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। ये 4 प्रकार की संस्कृतियां आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब देखो आगे क्या है? उत्खनन में सड़कें, नालियां, भवन, तांबे व कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि
पुरावशेष मिले हैं जिससे तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है? सड़कें मिली हैं, नालियाँ, भवन, तांबे व कांसे की सामग्री, औजार मिला है, बर्तन, उनके माध्यम से आभूषण है, अपन उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न बनता है। अब आगे दूसरा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस जिसको कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत जिसको कहते हैं, वह है अभिलेख। भारतीय पुरास्त्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। अभिलेख क्या होते हैं? नंबर 1 तिथि होती है इन पर, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? ये उस समय के होते हैं, इसलिए ये दोनों समसामयिक जानकारी देते हैं। शासन विशेष के तिथिक्रम व उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है। स्थान अभाव के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं होती है। इसमें संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, उसके बाद में वंश, तिथि, कार्य, समसामयिक घटना आदि का उल्लेख भी यहाँ से मिलता है। जैसे अपन आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख, उसके बाद में खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक, प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में हरिसेन के द्वारा रचित है और किसके बारे में जानकारी देती है? तो अपन देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय हरिसेन के द्वारा रचित है। आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वह कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में, और दूसरी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, 3 प्रकार के अभिलेख। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण है। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। सक रुद्रदामन है, उनका कौन सा है? जूनागढ़, जो संस्कृत का पहला शिलालेख माना जाता है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का महरौली स्तंभलेख, चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख आदि महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अपन, तो यहाँ अपन जानकारी मिलती है। ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्ता के लेख विशेष उल्लेखनीय है। गुहा लेख में अशोक के बराबर गुफा लेख जिसको कहते हैं। दशरथ की नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक व नानाघाट गुहा लेख अधिक उपयोगी है। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों से लेख लिखवाए जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाती हैं। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जानकारी वहां से मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन अशोक के बारे में कौन कौन से स्तंभलेख हैं, शिलालेख हैं, गुहालेखों के बारे में पढ़ते हैं। गुहालेख अशोक के 12 बार की गुफाओं से मिलते हैं। नागार्जुन गुफाओं, दशरथ से गुहालेख मिलते हैं। इसके बाद में अपन अलग अलग व्यक्तियों के, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, ये उनकी समसामयिक जानकारी देते हैं। तत्कालीन कंडीशन क्या थी, उन शासकों का जीवन कैसा था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय की। ये अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये घटनाओं को समसामयिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। आगे अपन देखते हैं सिक्के व मुद्राएं, जो शासकों के बारे में कैसे जानकारी देते हैं। सिक्के भी इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के, मुद्राएं व मोहरों का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। इनमें शासकों के नाम होते हैं, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यकला, शासक की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र निहंता सिक्के उनकी संगीत की प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। इससे प्रतीत क्या होता है? वह संगीत प्रेमी थे। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिक के प्रकार के सिक्के उनके सेव अनुयायी होने की पुष्टि करते। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। इन पर केवल चित्र हैं, उन्हें
पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन थे। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा प्रचलन थी। सिक्कों पर राजा का नाम है, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह, तिथि अंकित होती है। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी मिलती है सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह हैं व अश्वमेध पराक्रम में लिखा हुआ है। इसे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इसे एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बयाना व जोगलथुम्बी से सिक्कों का ढेर मिला है। जोगलथुम्बी के सिक्कों से शक सातवान संघर्ष की जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी किए। सिक्कों के साथ भी मुहरें भी प्रचलन थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारी गण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते हैं। बसाड़, प्राचीन में बसाड़ किसको कहा जाता है? वैशाली का नाम बसाड़ है। कितनी मुहरें मिली है? 274 274 मुहरें यहां से मिली। अब सिक्कों से जानकारी क्या प्राप्त होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सिक्के क्या है? तिथि का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? तिथि का निर्धारण करते हैं। उसमें धार्मिक विश्वास किसमें था? उन शासक कौन सा धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू था, शैव था, वैष्णव, जानकारी प्राप्त होती। कला पर प्रकाश, वह कौन सी कला से संबंधित है, उसकी कला कैसी थी। व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी मिलती है। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि नवीन तथ्यों का उद्घाटन भी सिक्कों के माध्यम से होता है। नवीन तथ्य जो मिलते हैं वह भी सिक्कों के माध्यम से मिलते हैं। आगे अपन देखते हैं, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान सिक्कों के माध्यम से होता है। नवीन तथ्यों का उद्घाटन होता है। स्मारकों की रुचियों का ज्ञान भी सिक्कों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सिक्के भी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे अपन देखते हैं स्मारक व भवन। स्मारक व भवन किस प्रकार से इतिहास को जानने की स्रोत है। तो अपन देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं गर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन सम्मिलित है। इससे उस समय की कला, संस्कृति व राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वहाँ से जानकारी मिलती है, संस्कृति व सभ्यता की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतर गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक संस्कृति व व्यवस्था की जानकारी मिलती है। स्मारकों से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। कंबोडिया के अंकोर वाट स्मारक, कंबोडिया में भगवान विष्णु का जो मंदिर है अंकोर वाट में कंबोडिया, वहाँ पर सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये वहाँ से स्मारक मिलता है। जावा के बोरोबुदुर के मंदिर भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी बताते हैं। तो ये अपन अन्य जो अवशेष है उनके स्मारक भवन से किस प्रकार से अपन हिस्टोरिकल इवेंट्स अपन को प्राप्त होते हैं, उनके बारे में अपन किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं, ये इसमें बताए गए। अलग अलग जैसे राजप्रसाद भी है, उसके बाद में वहाँ मंदिर है, उसके बाद में किस प्रकार से हड़प्पा की सभ्यता के अपन स्मारकों के बारे में देखते हैं। मंदिर भीतरी गांव देवगढ़ का दशावतार गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। पश्चिमी दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की संस्कृति का विकास कैसे हुआ, ये जानकारी मिलती है। अब मूर्ति, शैल चित्र कला व अन्य कलाकृतियाँ। उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न प्रकार की टेराकोटा मूर्तियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रमाणित रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैल आश्रय में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया, जिसे चैल चित्र कहा जाता है। इसमें जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई। इसमें प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक व सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्व राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे चैल चित्र मिले। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, पंचमंडी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्गों व महलों से भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा, अपन देखते हैं तो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं
उसमें अपन साहित्यिक स्रोत देखें, पढ़े पहले, उसके बाद में आज पढ़े पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अपने जब इसका पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले अपन देखते मर्दभांड संस्कृतियों के बारे में, उसके बाद में अपन ने देखा अभिलेखों के बारे में, उसके बाद में अपन देखते हैं सिक्कों के बारे में, उसके बाद में भवन तथा स्मारकों के बारे में, और उसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के मूर्तियाँ, शैल चित्र, अन्य कलाकृतियाँ किस प्रकार से अपन इतिहास को जानने के एविडेंस के रूप में या साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से अपन मानते हैं शिलालेख महत्वपूर्ण है, सिक्के भी महत्वपूर्ण है। सिक्कों से उस शासक की कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, वह किस क्षेत्र में उसकी रुचि थी, ये भी सिक्कों से जानकारी मिलती है। अभिलेख भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस समय की समसामयिक स्थिति का वर्णन है वह अभिलेखों के माध्यम से किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपने महत्वपूर्ण चैप्टर। इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे जो भारत को महान कहा गया उसके बारे में, और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि भारत वैभवपूर्ण अतीत किस प्रकार से रहा। समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत है, उसकी संतति भारतीय कहलाती है। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। भारत को भारत भूमि कहा जाता है, भारत को भारत माता कहा जाता है, भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है, वह अपन है कल पढ़ेंगे। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर जरूर करना। उसके बाद में अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थलों से क्या क्या प्राप्त होता उनके बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार से पतन हुआ, ये भी अपन कल या परसों पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपने ये पाठ के इतने चैप्टर इसके अंतर्गत लिए गए हैं, तो ये पाषाण संस्कृति के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करना। आप एक से एक जोड़ोगे तो मैं भी पढ़ाने का अच्छा, कल आपको अच्छा अपने 200-300 विद्यार्थी तक ये अपना वीडियो पहुंचा है, तो आज भी मैं ऐसी आशा करता हूं कि कम से कम 500 विद्यार्थी तक आप पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप विद्यार्थी ही हमारी जो है मोटिवेशन के रूप में, आप जितना अधिक शेयर करते हो उतना भी अपनी वीडियो बनाने में हमको सहयोग मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।